हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग भारत की जनगणना को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की जनगणना। भारत की जनगणना और जो जनगणना पढ़ने वाले हैं वह 2011 की जनगणना है, क्योंकि 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से जनगणना जो है 2021 में नहीं हो पाई। इसीलिए जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है वह 2011 की जनगणना को लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए 2011 की जनगणना को देखते हैं। देश के भीतर आबादी की गणना करना ही जनगणना कहलाता है। देश के भीतर आबादी की गणना करना ही जनगणना कहलाता है। और आधुनिक काल में वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित ढंग से जनगणना कराने वाला विश्व का पहला देश जो है स्वीडन है। और स्वीडन ने 1749 ईस्वी में पहली बार वैज्ञानिक तरीका से जनगणना करवाया था। आधुनिक काल में वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित ढंग से जनगणना करवाने वाला विश्व का पहला देश जो है स्वीडन है। विश्व का पहला देश जो है स्वीडन है। और स्वीडन ने 1749 ईस्वी में जनगणना करवाया था। स्वीडन ने 1749 ईस्वी में पहली बार वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित तरीका से जनगणना करवाया था। वहीं अगर बात करें दशकीय जनगणना की, यानी 10 वर्ष के अंतराल पर दशकीय जनगणना अर्थात 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कराने वाला विश्व का पहला देश जो है अमेरिका है। 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कराने वाला विश्व का जो पहला देश है, कराने वाला विश्व का पहला देश अमेरिका है। और अमेरिका ने 1790 ईस्वी में पहली बार 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना करवाया था। 1790 ईस्वी में, यानी दशकीय जनगणना की शुरुआत जो है सबसे पहले अमेरिका ने शुरू किया था। और अमेरिका ने सर्वप्रथम 1790 ईस्वी में दशकीय जनगणना करवाया था। फिर अगर बात करें कि भारत में पहली बार जनगणना जो है, भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड मेयो
लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। वहीं अगर बात करें कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत जो है, भारत में नियमित रूप से नियमित जनगणना की शुरुआत जो है, जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी से हुई है। भारत में 1881 ईस्वी से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई है। लेकिन वहीं पूछे कि भारत में पहली बार जो जनगणना है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय हुआ है। लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत जो है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय से भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई और तब से भारत में 10 वर्ष के अंतराल पर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना किया जाता है। और जो जनगणना है वह संघ सूची का विषय है। जनगणना जो है संघ सूची का विषय है, इसीलिए जनगणना को केंद्र सरकार कराती है। संघ सूची का विषय है, इसीलिए जनगणना को केंद्र सरकार कराने का काम करती है। यानी जनगणना जो है केंद्र सरकार के द्वारा कराया जाता है। फिर अगर बात करें कि जो 2011 की जनगणना है, वह कौन सी नंबर की जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद कौन सी नंबर की जनगणना है। अगर बात करें स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो भारत में जनगणना है, स्वतंत्रता के बाद भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली और स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो भारत में जनगणना है, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली जनगणना जो है 1951 ईस्वी में किया गया। और जो स्वतंत्रता के बाद भारत की जनगणना थी, यह 1951 ईस्वी में किया गया। अगर बात करें 2011 की जनगणना की, तो जो 2011 की जनगणना है, यह 15वीं नंबर की जनगणना है, 15वीं नंबर की जनगणना है। और स्वतंत्रता के बाद से अगर गिनती करें तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनगणना जो है 1951 ईस्वी में हुआ और प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो 1951 के बाद 1961, फिर 1971, 1981, 1991, 2001, फिर उसके बाद 2011। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2011 की जो जनगणना है वह यह आपका पहली हुआ, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। यानी स्वतंत्रता के बाद जो 2011 की जनगणना है, स्वतंत्रता के बाद 2011 की जो जनगणना है 7वीं नंबर की जनगणना है, 7वीं जनगणना है। अगर स्वतंत्रता शब्द नहीं जोड़े तो 15वीं जनगणना है, लेकिन स्वतंत्रता शब्द अगर जोड़ दे तो यह 7वीं नंबर की जनगणना है 2011 की।
फिर अगर बात करें 1921 का जो 1921 का जो वर्ष है 1921 के 1921 को 1921 को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। तो 1921 को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। दो 1921 को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। वहीं अगर बात करें कि भारत में पहली बार जातीय जनगणना जो है, भारत में पहली बार जातीय जनगणना जो है, जातीय जनगणना जो है, भारत में पहली बार जातीय जनगणना कराया गया था 1931 ईस्वी में। भारत में पहली बार जातीय जनगणना जो है 1931 ईस्वी में कराया गया था और 1921 को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। फिर अगर देखें कि जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जितना लोग रहते हैं, यानी जितने लोगों की संख्या है, उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो जनसंख्या घनत्व अगर भारत की कुल जनसंख्या में भाग दे दे भारत की कुल क्षेत्रफल से, भारत की कुल क्षेत्रफल से, तो जनसंख्या घनत्व निकलता है। फिर अगर दूसरे परिभाषा की अगर बात करें, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें, मेन तौर पर हम लोग 2011 की जनगणना को ही पढ़ने वाले हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है, भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अगर बात करें कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक था, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक था। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य का है। अरुणाचल प्रदेश राज्य का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में
अरुणाचल प्रदेश राज्य में रहते हैं। वहीं अगर बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है, दिल्ली का जनसंख्या घनत्व जो है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है। 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। वहीं अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। फिर अगर बात करें लिंगानुपात की तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जितनी संख्या है उसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। अगर बात करें लिंगानुपात की तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जितनी संख्या है, महिलाओं की जितनी संख्या है उसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। और भारत का जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार 943 महिला प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिला प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिला है? 943 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है। फिर अगर बात करें कि किस राज्य का लिंगानुपात जो है सबसे अधिक है, तो केरल राज्य का सबसे अधिक जो है लिंगानुपात है केरल का। और केरल का जो लिंगानुपात है 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। और सबसे कम लिंगानुपात जो है हरियाणा का है। हरियाणा में 879 प्रति 1000 पुरुष पर महिला की जो संख्या है हरियाणा में 879 है। फिर अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका पुडुचेरी का सबसे अधिक लिंगानुपात है पुडुचेरी का जो लिंगानुपात है 1037 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। वहीं सबसे कम लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है दमन और दीव का जो लिंगानुपात है वह है 618 प्रति 1000 पुरुष पर। 618 महिला जो है प्रति 1000 पुरुष पर है। फिर अगर बात करें भारत के पड़ोसी देश की तो चीन का जो लिंगानुपात है जो है 926 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। पाकिस्तान का जो लिंगानुपात है
लिंगानुपात जो है, पाकिस्तान का जो लिंगानुपात है 943 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। फिर अगर बांग्लादेश की देखें तो बांग्लादेश का लिंगानुपात जो है 978 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। और नेपाल का लिंगानुपात जो है, नेपाल का लिंगानुपात 1014 प्रति 1000 पुरुष पर, प्रति 1000 पुरुष पर 1014 महिला है। और श्रीलंका की अगर बात करें, श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका का लिंगानुपात जो है 1034 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। और म्यांमार का जो लिंगानुपात है, म्यांमार का लिंगानुपात जो है 248 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। लिंगानुपात। वहीं अगर बात करें जनसंख्या घनत्व में तो बिहार जो है प्रथम स्थान पर है और दूसरा नंबर पर पश्चिम बंगाल है जनसंख्या घनत्व में, और तीसरा नंबर पर केरल है, केरल है जनसंख्या घनत्व में। फिर इसके बाद अगर बात करें शिशु लिंगानुपात की, शिशु लिंगानुपात की तो 0 से 6 वर्ष यानी जन्म से लेकर 6 वर्ष के 1000 बच्चों पर कितनी बच्चियां हैं उसकी उसी संख्या को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। यानी 1000 बच्चे पर जिसकी आयु 0 से 6 वर्ष तक की है, उस बच्चे पर कितनी बच्चियां हैं उसी को ही शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों पर, तक के 1000 बच्चों पर, 1000 बच्चों पर बच्चियों की जितनी संख्या है, बच्चियों की संख्या को ही शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। और शिशु लिंगानुपात जो है सबसे अधिक, अगर वहीं बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो शिशु लिंगानुपात है 919 बच्चियां हैं 1000 बच्चों पर। यह है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार। वहीं अगर बात करें कि किस राज्य का शिशु लिंगानुपात जो है सबसे अधिक है तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात है 972। और सबसे कम जो है हरियाणा राज्य का है शिशु लिंगानुपात है 834 बच्चियां हैं 1000 बच्चों पर। वहीं अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, केंद्र शासित प्रदेश की तो केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो शिशु लिंगानुपात है सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेश में 968 है, 968 है, 968 है। और सबसे कम जो है, सबसे कम जो है केंद्र शासित प्रदेश में वह है दिल्ली का। और दिल्ली का जो शिशु लिंगानुपात है वह है 871, 871। फिर अगर बात करें साक्षरता दर की, साक्षरता दर की तो साक्षरता दर उसे कहा जाता है, यानी साक्षर उसे कहा जाता है, साक्षर उसे कहा जाता है जो, अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक उम्र के कोई व्यक्ति है उसे भारत के अंदर
बोली जाने वाली किसी भी भाषा में लिखना और पढ़ना दोनों आता है, लिखना और पढ़ना दोनों आता है, तो उसे ही साक्षर कहा जाता है, उसे ही साक्षर कहा जाता है। तो 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक अधिक पुरुष या महिलाओं को, पुरुष या महिलाओं को अगर किसी भी एक भाषा में, किसी भी एक भाषा में पढ़ना लिखना आ रहा है, पढ़ना लिखना आ रहा है, तो उस व्यक्ति को साक्षर कहा जाता है, उस व्यक्ति को साक्षर कहा जाता है। और आज़ादी के समय भारत की जो साक्षरता दर है, भारत की साक्षरता दर जो है आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर जो है 18.33% था। 18 पॉइंट आज़ादी के समय साक्षरता दर जो है 18.33% था, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर जो है, पुरुषों की साक्षरता दर जो है 27.16% था। वहीं महिलाओं की साक्षरता दर जो है 8.86% था। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो साक्षरता दर है, भारत का साक्षरता दर जो है 74.04% था, जिसमें पुरुषों की, यह है पुरुष का परसेंटेज और यह है आपका महिला का परसेंटेज। अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार कितने पुरुष जो है, कितना परसेंट पुरुष साक्षर थे, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 82.16% पुरुष जो है साक्षर थे। वही महिला की बात करें तो महिला जो है 65.46% जो है महिला साक्षर थी। अगर राज्य के संदर्भ में देखें कि कौन सा राज्य जो है जिसका साक्षर दर जो है सबसे अधिक है, तो केरल का भारत के अंदर केरल का साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है, 94% जो है, यानी 100 पुरुष में 100 पुरुष या महिलाओं में केरल की जो साक्षरता दर है वह 94% है। वहीं सबसे कम जो है बिहार का साक्षरता दर है, बिहार का जो साक्षरता दर है 61.80% है। वहीं अगर बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश में, तो केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है। लक्षद्वीप का जो साक्षरता दर है 91.85% है। वहीं सबसे कम जो है साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात करें तो दादर नागर हवेली का, दादर नागर हवेली का साक्षरता दर जो है सबसे कम है केंद्र शासित प्रदेश में, 76.20% जो है दादर नागर हवेली का साक्षरता दर है। वहीं अगर बात करें कि बिहार का जो लिंगानुपात है, बिहार का लिंगानुपात जो है 918 है। बिहार का लिंगानुपात जो है, लिंगानुपात जो है, लिंगानुपात जो है बिहार का 918 है, 918 है। फिर अगर बात करें दशकीय वृद्धि दर की, दशकीय वृद्धि दर की, तो 2001 की जनगणना के अनुसार जो दशकीय वृद्धि दर है, दशकीय वृद्धि दर है वह 21.54% था, 21.54% था।
दशकीय वृद्धि दर की अगर बात करें, दशकीय वृद्धि दर की अगर बात करें, वृद्धि दर की अगर बात करें, तो इसका फॉर्मूला होता है नई जनगणना माइनस पुरानी जनगणना बटा में पुरानी जनगणना और टोटल का गुना 100, टोटल का गुना 100 अगर कर देंगे तो दशकीय वृद्धि दर निकल कर आ जाता है। दो हजार एक की अगर बात करें दशकीय वृद्धि दर की, तो 2001 में जो है 21.54% वृद्धि दर था। वहीं 2011 की अगर बात करें, जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर की अगर बात करें, तो 2011 में जो दशकीय वृद्धि दर था 17.7% था, 17.7% था। और 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय का जो दशकीय वृद्धि दर है, मेघालय का दशकीय वृद्धि दर जो है, मेघालय का दशकीय वृद्धि दर जो है सबसे अधिक था, सबसे अधिक था 91 पर 27.95% था, 27.95% था मेघालय का दशकीय वृद्धि दर। वहीं अगर बात करें कि सबसे कम दशकीय वृद्धि दर जो है, सबसे कम दशकीय वृद्धि दर जो है नागालैंड था, नागालैंड का था, वो भी ऋणात्मक में दशकीय वृद्धि दर था, ऋणात्मक में था। नागालैंड की जो दशकीय वृद्धि दर था ऋणात्मक में था, -0.6% था, -0.6% था। यानी नागालैंड का जो दशकीय वृद्धि दर है वो ऋणात्मक में था और सबसे कम भी था। फिर अगर बात करें एससी की, एससी यानी शेड्यूल कास्ट जिसे हिंदी में कहा जाता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो अनुसूचित जाति का जो परसेंटेज है, अनुसूचित जाति जो है भारत में 16.6% अनुसूचित जाति है। वहीं अगर बात करें अनुसूचित जनजाति की यानी शेड्यूल ट्राइब की, अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो अनुसूचित जनजाति जो है भारत में 8.6% है। और जो अनुसूचित जाति है यह अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में निवास नहीं करती हैं। अनुसूचित जो जाति है वह अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में निवास नहीं करती है। और जो अनुसूचित जनजाति जो है पंजाब प्लस हरियाणा में निवास नहीं करती है। पंजाब और हरियाणा में अनुसूचित जनजाति जो है निवास नहीं करती है। फिर अगर बात करें कि अनुसूचित जो जाति है
इसकी संख्या जो है अनुसूचित जाति की संख्या जो है सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश में है। अगर परसेंटेज में बात करें कि संख्या में उत्तर प्रदेश में है, और परसेंटेज में एससी जो है परसेंटेज में अगर बात करें तो परसेंटेज में एससी जो है पंजाब में है। परसेंटेज के मामले में जो अनुसूचित जाति है पंजाब में ज़्यादा रहती है। पंजाब में लगभग 31% से अधिक जो है एससी यानी अनुसूचित जाति रहती है। 31% से अधिक जो है अनुसूचित जाति रहती है। फिर अगर बात करें अनुसूचित जनजाति की तो संख्या में अनुसूचित जनजाति जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक रहती है। वहीं परसेंटेज में अनुसूचित जनजाति जो है सबसे अधिक है। मिजोरम में है, परसेंटेज में अनुसूचित जनजाति जो है मिजोरम में सबसे अधिक रहती है। फिर अगर बात करें माल्थस का जनगणना सिद्धांत की अगर बात करें तो माल्थस का कहना था कि एक समय ऐसा आएगा कि जनगणना जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उस जनगणना के लिए खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, जिस कारण युद्ध और भूखमरी की समस्या जो है उत्पन्न होगी और फिर इससे जनगणना में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। माल्थस का जनगणना सिद्धांत जो है और माल्थस एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। और माल्थस ने जो जनगणना का सिद्धांत दिया था वो 1798 ईस्वी में दिया था। 1798 ईस्वी में माल्थस ने जनगणना का सिद्धांत दिया था और माल्थस का कहना था कि एक समय ऐसा आएगा कि जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। और उस जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की पूर्ति जो है नहीं हो पाएगी। खाद्यान्न की पूर्ति जो है नहीं हो पाएगी और भूखमरी और युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। भूखमरी और युद्ध जैसी स्थिति जो है उत्पन्न हो जाएगी और फिर से जो जनसंख्या में काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगा, माल्थस का कहना था। अगर बात करें कि भारत जो है विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन प्रणाली को अपनाया था। भारत जो है विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश है। भारत विश्व में भारत परिवार नियोजन
को अपनाने वाला विश्व का पहला देश है, विश्व का अपनाने वाला पहला देश है। और भारत ने परिवार नियोजन प्रणाली जो है 1952 ईस्वी में अपनाया था, 1952 ईस्वी में अपनाया था। फिर अगर बात करें कि पहली बार यानी स्वतंत्र भारत में पहली बार जनसंख्या नीति जो है 1976 ईस्वी में आया था। और जो पहली बार जनसंख्या नीति 1976 ईस्वी में आया था, इस समय प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी थी। यानी इंदिरा गांधी के समय ही भारत में पहली बार जनसंख्या नीति आया था। वहीं अगर बात करें नई जनसंख्या नीति की, तो जो नई जनसंख्या नीति जो है 2000 ईस्वी में आया था। 2000 ईस्वी में नई जनसंख्या नीति जो है भारत में 2000 ईस्वी में आया था। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे। यानी अटल बिहारी वाजपेयी के समय नई जनसंख्या नीति जो है 2000 ईस्वी में आया था। और इस नई जनसंख्या नीति के कई प्रावधान थे, जैसे 2010 तक जो भारत का प्रजनन दर है, भारत का 2.1 इसका प्रावधान था कि 2010 तक भारत का जो प्रजनन दर है उसको 2.1 करना है। 2.1 यानी प्रजनन दर जो है, कुल प्रजनन दर जो है, भारत का कुल प्रजनन दर, तो प्रजनन दर उसे कहा जाता है, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, यानी महिलाएं अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे रही है, उसे ही कुल प्रजनन दर कहा जाता है। और जो नई जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी में आया था, उसका प्रावधान था कि 2010 तक भारत की कुल प्रजनन दर जो है 2.1 तक कर लेना है, 2.1 तक कर लेना है। लेकिन 2024 में जो भारत का प्रजनन दर है, 2024 में भारत का प्रजनन दर जो है 2.2% था, 2.2 था। वहीं 2026 में जो भारत का प्रजनन दर है 1.9 हो गया है। भारत का जो प्रजनन दर है 2026 में 1.9 हो गया है। वहीं अगर बात करें कि भारत के अंदर किस राज्य का प्रजनन दर जो है सबसे अधिक है, तो बिहार का जो प्रजनन दर है, बिहार का प्रजनन दर जो है सबसे अधिक है, 2.9 है। यानी एक महिला जो है अपने जीवन काल में लगभग 3 बच्चों का जन्म दे रही है। बिहार में एक महिला अपने जीवन काल में लगभग 3 बच्चों का जन्म दे रही है। फिर अगर इसके बाद और दूसरा प्रावधान था कि 80% जो प्रसव है अस्पताल में होना चाहिए। 80% प्रसव जो है
अस्पताल में होना चाहिए। और तीसरा प्रावधान यह था कि 2045 तक भारत की जनसंख्या को सीमित कर दिया जाएगा। भारत की जनसंख्या को सीमित कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसका जो डेट है बढ़ाकर 2070 तक कर दिया गया है। 2070 तक कर दिया गया है और कहा गया है कि भारत जो है 2070 तक जनसंख्या को सीमित कर लेगा। 2070 तक भारत जो है जनसंख्या को सीमित कर लेगा। फिर इसके बाद अगर बात करें 2011 के अनुसार शहरी और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, 2011 के अनुसार शहरी और ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात करें कि शहर में कितनी जनसंख्या जो है निवास करती है और ग्राम में यानी ग्रामीण में कितनी जनसंख्या जो है निवास करती है, तो शहर में 2011 के अनुसार शहर में लगभग 31.2% जो है लोग यानी जनसंख्या निवास करती है। वहीं ग्रामीण यानी गांव में 68.8% जनसंख्या जो है निवास करती है। फिर अगर बात करें कि भारत के किस शहर में संख्या के अनुसार जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा शहरी आबादी जो है देखने को मिलती है, तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा शहरी आबादी जो है देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करें परसेंटेज के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या जो है शहरी आबादी जो है गोवा राज्य में देखने को मिलती है। गोवा में संख्या के अनुसार शहरी आबादी जो है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में और परसेंटेज के अनुसार सबसे ज्यादा शहरी आबादी जो है गोवा राज्य में निवास करती है। वहीं अगर बात करें ग्रामीण संख्या की, तो संख्या के अनुसार ग्रामीण आबादी जो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करती है। और परसेंटेज के अनुसार सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में निवास करती है। फिर अगर बात करें सिटी यानी शहर की, सिटी जिसे शहर कहा जाता है, वैसे नगरीय क्षेत्र जिसकी जनसंख्या या आबादी 1 लाख से अधिक है तो उसे शहर कहा जाता है। और मेगा सिटी की अगर बात करें तो वैसे शहर जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक है उसे मेगा सिटी कहा जाता है। और फिर अगर महानगर की बात करें तो वैसे मेगा सिटी जिसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है उसे महानगर कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार
2011 की जनगणना के अनुसार टोटल 3 महानगर हैं। एक है आपका दिल्ली, और दूसरा जो है मुंबई, और तीसरा दिल्ली, मुंबई, और तीसरा है कोलकाता। 2011 की जनगणना के अनुसार ये 3 ही जो है महानगर थे जिसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक थी। अगर बात करें 2011 की जनगणना की शुभंकर की, तो 2011 के जनगणना का जो शुभंकर है प्रगणक की शिक्षिका थी। और 2011 की जनगणना के जो थीम है हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य था। और 2011 की जनगणना में टोटल 29 प्रश्न जो है पूछे गए थे। 2011 की जनगणना में टोटल 29 प्रश्न पूछे गए थे। फिर अगर बात करें कि 2 सबसे ज्यादा आबादी वाला जो जिला है भारत के अंदर, भारत के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला जो है, 2 सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला जो है, तो एक है महाराष्ट्र का थाने, और दूसरा जो है पश्चिम बंगाल का परगना जो है, 24 परगना भारत के जो है 2 सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है। एक है महाराष्ट्र का थाने और दूसरा है पश्चिम बंगाल का 24 परगना। वहीं अगर बात करें कि भारत के सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र की अगर बात करें, भारत के सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र की अगर बात करें, तो सबसे कम आबादी वाला जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी है। अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी है जो सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र है।
अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी। वहीं अगर बात करें कि सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला, सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला जो है दमन है। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला जो है पुंडुचेरी का माहे है। पुंडुचेरी का माहे है। और पुंडुचेरी के माहे का लिंग अनुपात जो है 1176 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। वहीं सबसे कम लिंग अनुपात वाला अगर जिला की बात करें तो दमन है, जिसकी लिंग अनुपात जो है 533 है। फिर अगर बात करें कि सबसे अधिक साक्षर जिला की अगर बात करें, भारत के सबसे अधिक साक्षर जिला की अगर बात करें, सबसे अधिक साक्षर जिला की अगर बात करें तो मिजोरम का शेरछिप जो जिला है सबसे अधिक साक्षर जिला है भारत का। मिजोरम का शेरछिप जिला जो है भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। वहीं सबसे कम साक्षर जिला की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है। और मध्य प्रदेश का अलीराजपुर का अगर परसेंटेज की बात करें तो इसका 37.2% ही जो लोग हैं वो साक्षर है। यानी भारत का सबसे कम साक्षर जिला जो है मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है, जिसकी साक्षरता दर जो है 37.22% है। 37.22% है। और सबसे अधिक साक्षर जिला जो है मिजोरम का शेरछिप है। फिर इसके बाद अगर बात करें कि भारत के अंदर जो 2011 की जनगणना थी, भारत की जो 2011 की जनगणना थी, भारत के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार जो धर्म आधारित जनगणना हुआ था, अगर उसको देखें, धर्म आधारित जनगणना को देखें, धर्म आधारित जनगणना की अगर बात करें तो धर्म आधारित जनगणना जो है 2011 ईस्वी में हुआ था। और इसकी जो रिपोर्ट है 25 अगस्त 2015 ईस्वी को आया था, 2015 को आया था। धर्म आधारित जनगणना 2011 की धर्म आधारित जनगणना की अगर बात करें, धर्म आधारित जनगणना की अगर बात करें तो इसका जो रिपोर्ट जो है 25 अगस्त 2015 में आया। अगर बात करें भारत के अंदर हिंदू की, तो हिंदू का जो परसेंटेज है 79.8% हिंदू है। अगर मुस्लिम की बात करें तो भारत के अंदर मुस्लिम की अगर बात करें, मुसलमान की या मुस्लिम की 14.2% है, 14.2% है। अगर ईसाई की बात करें तो भारत के अंदर जो ईसाई हैं 3.7% है। अगर सिख की बात करें तो सिख जो है
7% है। वहीं बौद्ध जो है, भारत के अंदर बौद्ध जो है 0.7% है। और जैन जो है 0.4% है, 0.4% है। भारत के अंदर अगर हिंदू की बात करें तो हिंदू जो है 79.8% है, मुस्लिम जो है 14.2% है, ईसाई जो है 2.7% है, सिख जो है 1.7% है, बौद्ध 0.7% और जैन जो है 0.4% है। वहीं अगर बात करेंगे किसकी लिंगा अनुपात जो है सबसे अधिक है, तो ईसाइयों का लिंगा अनुपात जो है सबसे अधिक है। लिंगा अनुपात जो है, लिंगा अनुपात जो है सबसे अधिक है ईसाइयों का, 1006 है, यानी 1000 पुरुषों पर 1006 महिलाएं हैं। और वहीं अगर बात करें सबसे कम लिंगा अनुपात की, तो सिखों का जो है सबसे कम लिंगा अनुपात है, सिखों का सबसे कम लिंगा अनुपात है। और सिखों का जो लिंगा अनुपात है वह है 893, 893। फिर इसके बाद अगर बात करें कि 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में हिंदुओं की परसेंटेज में कितनी जो है वृद्धि देखने को मिली है, तो कमी देखने को मिली है। तो 0.7% जो है 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में 0.7% की कमी देखने को मिली है, कमी देखने को मिली है। वहीं अगर बात करें 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में, यह है आपका हिंदुओं की 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में मुसलमानों की अगर बात करें तो मुसलमानों की संख्या में 0.8% की वृद्धि जो है देखने को मिली है, परसेंट की वृद्धि देखने को मिली है। और हिंदुओं की 7% की कमी देखने को मिली है, कमी देखने को मिली है। फिर अगर बात करें कि सबसे अधिक जो है जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक परसेंटेज, सबसे अधिक परसेंटेज में प्रतिशत में किस राज्य में हिंदू रहते हैं, किस राज्य में, यानी हिंदुओं की परसेंटेज जो है
सबसे अधिक किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है हिंदू 95% जो है हिमाचल प्रदेश में हिंदू ही रहते हैं। 95% जो है हिमाचल प्रदेश में हिंदू रहते हैं। वहीं अगर बात करें जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक परसेंटेज में किस राज्य में, यह है आपका हिंदू का, यह है आपका मुस्लिम का। जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक परसेंटेज में किस राज्य में मुस्लिम रहते हैं? तो वह है आपका असम। असम राज्य में सबसे अधिक मुस्लिम रहते हैं। लगभग 35% मुस्लिम जो है असम राज्य में ही रहते हैं। तो ये था 2011 की जनगणना। और फिर इसके बाद हम लोग अगले क्लास में भारत के जनजाति को देखेंगे। और ज़्यादा चैप्टर जो है इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना नहीं है। इसके बाद हम लोग भारत की उद्योग को देखेंगे। उद्योग को देखने के बाद शास्त्रीय नृत्य को देखेंगे। फिर उसके बाद खनिज संसाधन हो गया। और एक चैप्टर पढ़ाए थे जहाँ पर आपको भारत के वनस्पति वाला चैप्टर जो है उसमें राष्ट्रीय उद्यान और जो टाइगर रिजर्व है वह छूट गया है, तो उसको भी करा देंगे। और इसके बाद में जो इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर है समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। और कल की क्लास में हम लोग भारत की जनजाति को पढ़ने वाले हैं।